अगर किसी आम इंसान से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल यानी जिसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं वो किस देश के पास है तो दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आता है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग तो सऊदी अरेबिया ही कहेंगे या शायद अमेरिका। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन सच्चाई ना कुछ और ही है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार दरअसल वेनेजुएला के पास है, करीब 302 बिलियन बैरल्स। राइट, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। तो लॉजिक के हिसाब से तो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाना चाहिए था, है ना? लेकिन वहां की हकीकत क्या है? हकीकत बहुत ही डरावनी है। हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन, खाने पीने की भारी कमी और एक ऐसी स्थिति जहां 70 लाख से ज्यादा लोग अपना ही देश छोड़कर जा चुके हैं। और दूसरी तरफ आप ईरान को देख लीजिए। बिल्कुल, ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है उनके पास, करीब 157 बिलियन बैरल्स। और वहां की पॉपुलेशन भी काफी एजुकेटेड है। हाँ, लेकिन वहां भी 40% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, कड़े आर्थिक सैंक्शंस लगे हुए हैं। राइट। और इन सब के ठीक विपरीत अमेरिका जैसा देश है जो ज्यादातर सिर्फ कागज के नोट प्रिंट करता है और फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है असल में। वही तो। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना। एक तरफ जिनके पास असली दौलत है वो बर्बाद है और जो सिर्फ कागज छाप रहे हैं वो पूरी दुनिया चला रहे हैं। ये ना सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आमतौर पर तेल को सिर्फ एक ईंधन या एनर्जी सोर्स समझने की भूल की जाती है। मतलब सिर्फ गाड़ी चलाने या फैक्ट्री चलाने के लिए। हाँ, लोगों को लगता है कि बस इतनी सी बात है, जबकि हकीकत यह है कि ये चर्चा सिर्फ एनर्जी तक सीमित है ही नहीं। राइट। आज जिस इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री और जिन ऐतिहासिक सोर्सेज का हम विश्लेषण कर रहे हैं ना, उनका निचोड़ यही है कि तेल दरअसल ग्लोबल पावर, नियंत्रण और एक ऐसी गुप्त व्यवस्था का आधार है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाती है। और इसीलिए आज का ये डीप डाइव इतना जरूरी है। आज हम उस पेट्रोडॉलर सिस्टम और तेल की राजनीति को अनपैक करने वाले हैं, जिसके बारे में ना मेन स्ट्रीम में उतनी खुलकर बात नहीं होती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। हाँ, तो तेल के इस साम्राज्य का आखिर जन्म कहाँ से हुआ? इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें 1859 में जाना होगा। अगस्त 1859, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। ओके। यहाँ कर्नल एडविन ड्रेक नाम के एक व्यक्ति ने पहला कमर्शियल तेल का कुआं खोदा था। और दिलचस्प बात यह है कि वो सच में कोई कर्नल नहीं थे, बस एक रिटायर्ड रेल रोड वर्कर थे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, और उनका कुआं दिन में मुश्किल से 25 बैरल तेल निकालता था। उस वक्त तेल का मुख्य इस्तेमाल सिर्फ केरोसिन बनाने के लिए होता था, ताकि लैंप्स जलाए जा सके। मतलब कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूज नहीं था तब? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस एक कुएं ने एक ऐसी आग लगाई जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। वाह। और इस आग का सबसे बड़ा फायदा उठाया जॉन डी रॉकफेलर ने। बिल्कुल। मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया। रॉकफेलर ने ना सिर्फ जमीन से तेल निकालने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एक पैटर्न देखा। हाँ, उन्हें समझ आ गया था कि असली पैसा कहाँ है। राइट। असली पैसा तेल निकालने में नहीं बल्कि उसको रिफाइन करने और उसकी सप्लाई चेन को कंट्रोल करने में है। और इसी सोच के साथ उन्होंने 1870 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई। और देखते ही देखते मतलब अगले एक दशक के अंदर 1880 तक अमेरिका की 90% ऑयल रिफाइनिंग पर उनका एकाधिकार हो गया। 90%। हाँ, ये एकाधिकार इतना डरावना था कि खुद अमेरिकी सरकार को उनसे डर लगने लगा था। बिल्कुल। नतीजतन 1911 में एंटी ट्रस्ट कानूनों के तहत यूएस गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड ऑयल को 34 अलग-अलग टुकड़ों में तोड़ना पड़ा। लेकिन रॉकफेलर का दिमाग देखिए, कंपनी टूटने के बाद भी उन नई कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू मार्केट में इतनी तेजी से बढ़ी कि उनकी संपत्ति और ज्यादा हो गई। हाँ, अगर आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें ना, तो उनकी कुल संपत्ति करीब $400 बिलियन थी। $400 बिलियन। मतलब आज के दौर के सबसे अमीर लोग भी उनके आगे बच्चे लगते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक सीधा सा लॉजिक बनता है, जिसके पास तेल है और जो उसे कंट्रोल कर रहा है, वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान या देश बनेगा। राइट। और जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में तेल की खोज हुई, खासकर 1938 में सऊदी अरेबिया में जब घावर फील्ड मिला, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर शिफ्ट होने लगा। घावर फील्ड आज भी दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशनल ऑयल फील्ड है ना? जी हाँ, और वर्ल्ड वॉर 2 तक तो ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि भविष्य में दुनिया वही चलाएगा जिसके पास तेल की चाबियां होंगी। लेकिन यहीं पर आके मेरा दिमाग थोड़ा अटक जाता है। क्या बात अटक रही है?
अगर रॉकफेलर तेल से इतने अमीर बन गए और तेल ही सबसे बड़ी ताकत है, तो जैसा हमने शुरू में बात की, वेनेजुएला और ईरान की हालत ऐसी क्यों है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब अगर किसी के घर के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान निकल आए, तो उसे तो सबसे अमीर होना चाहिए ना? यहाँ तेल एक आशीर्वाद के बजाय श्राप कैसे बन गया? देखिए, यही तो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। तेल अपने आप में कोई श्राप नहीं है। मुद्दा ये है कि उस तेल के इर्द गिर्द जो आर्थिक और फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया है, वो किसके कंट्रोल में है? ओके, मतलब सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन अमीर होगा। बिल्कुल। वेनेजुएला और ईरान बर्बाद इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास तेल है। वो इसलिए आर्थिक तंगी झेल रहे हैं क्योंकि उन्हें उस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया गया है जिसमें तेल का व्यापार होता है। और इस सिस्टम की सेंटर में है अमेरिकन डॉलर? एकदम सही। अगर ये समझना है कि डॉलर में तेल ना बेच पाना किसी देश को बर्बाद कैसे कर सकता है, तो हमें उस टेक्निकल मैकेनिज्म को समझना होगा कि आखिर डॉलर इतना ताकतवर बना कैसे? राइट। और इसका जवाब 1970 के दशक की एक ऐसी सीक्रेट डील में छिपा है जिसने पूरी मॉडर्न इकोनॉमी को जन्म दिया। तो चलिए इसको थोड़ा डीपली अनपैक करते हैं, क्योंकि ये मैकेनिज्म शायद सुनने वालों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है। अगर हम पीछे जाएं तो 1944 में एक सिस्टम बना था जिसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं। उस वक्त सिस्टम बड़ा सिंपल था। जी। अमेरिका ने दुनिया को कहा कि आप अपनी करेंसी को हमारे डॉलर के साथ जोड़ लीजिए और हम अपने डॉलर को सोने यानी गोल्ड के साथ जोड़ेंगे। हाँ, एक ऑन सोने की कीमत $35 तय कर दी गई थी। राइट। तो एक तरह से डॉलर सिर्फ एक स्लिप थी और वॉल्ट में रखा सोना असली दौलत। दुनिया ने डॉलर पर भरोसा किया क्योंकि डॉलर बेसिकली सोने जितना ही सेफ था। सही कहा। लेकिन 1960 के दशक में आते-आते अमेरिका वियतनाम युद्ध में फंस गया। और युद्ध लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल। तो अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने अपनी औकात से ज्यादा डॉलर प्रिंट करने शुरू कर दिया। बिना सोने के बैकअप के। हाँ, अब ग्लोबल मार्केट में डॉलर तो बहुत थे, लेकिन अमेरिका के पास उन्हें बैक करने के लिए उतना सोना नहीं था। फिर क्या हुआ? जब फ्रांस जैसे देशों को इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने अपना डॉलर वापस भेजकर फिजिकल सोना मांगना शुरू कर दिया। एक तरह से उन्होंने अमेरिका का ब्लफ कॉल कर दिया था। ओहो, मतलब अमेरिका बुरी तरह फंस चुका था। बुरी तरह। और इसका नतीजा था 15 अगस्त 1971 का वो मशहूर निक्सन शॉक। जब प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन टेलीविजन पर आए थे। हाँ, उन्होंने एक झटके में डॉलर का सोने से नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया। वाह, मतलब अब अगर किसी के पास डॉलर है तो उसके बदले उसे अमेरिका से कोई सोना नहीं मिलेगा। डॉलर अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। बिल्कुल, जिसे अर्थशास्त्र में फियाट करेंसी कहते हैं। राइट। और इसी के ठीक 2 साल बाद 1973 में अमेरिका पर एक और बड़ा संकट आया। यौम किपुर वॉर चल रही थी, जिसमें अमेरिका ने इजराइल का खुलकर साथ दिया था। और इस बात से अरब देश काफी नाराज हुए थे। बहुत ज्यादा। अरब देश और ओपेक नेशंस इतने गुस्से में आए कि उन्होंने अमेरिका और उसके साथियों को तेल देने से ही मना कर दिया, जिसे ओपेक ऑयल एम्बार्गो कहा जाता है। जी। तेल की सप्लाई रुकी और कीमतें रातों रात $3 से उछलकर $12 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। बाप रे, $12। और अमेरिका के पेट्रोल पंप्स पर मीलों लंबी लाइनें लग गईं। दंगे जैसी स्थिति हो गई थी वहां। मतलब अमेरिका को एक ही वक्त में 2 इमरजेंसीज का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ उनका कागजी डॉलर अपनी वैल्यू खो रहा था क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका था, और दूसरी तरफ देश में तेल नहीं था। बिल्कुल सही। और तब एंट्री होती है उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने आने वाले 50 सालों की दुनिया तय कर दी। 1974 की वो सीक्रेट डील। राइट। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक यूएस सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली के साथ एक मीटिंग की। और उस मीटिंग में अमेरिका का प्रस्ताव क्या था? अमेरिका ने कहा, देखिए, आपके आसपास काफी दुश्मन हैं। हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री प्रोटेक्शन और हथियार देंगे। अच्छा। और बदले में सऊदी अरब को 2 शर्तें माननी थीं। पहली शर्त, सऊदी अरब अपना तेल दुनिया में किसी को भी बेचेगा तो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन डॉलर मिलेगा। वाओ। और दूसरी शर्त इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। जो हजारों लाखों डॉलर सऊदी अरब तेल बेचकर कमाएगा, जिसे बाद में पेट्रो डॉलर कहा जाने लगा, हाँ, उन्हें वो वापस अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। एक सेकंड रुकिए, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगी। इस मैकेनिज्म को थोड़ा और डीपली समझते हैं। हाँ, पूछिए। एक आम इंसान की भाषा में अगर इसे समझें तो अमेरिका सिर्फ अपनी प्रिंटिंग प्रेस से कागज के डॉलर छाप रहा है। पूरी दुनिया को तेल चाहिए तो दुनिया अपना सामान अमेरिका को बेचती है ताकि डॉलर मिल सके। बिल्कुल। फिर वो दुनिया उन डॉलर से सऊदी से तेल खरीदती है
और सऊदी वो सारा डॉलर वापस अमेरिकन बैंक्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल देता है ताकि अमेरिका उस पैसे से अपना देश चला सके। एकदम सही एनालिसिस आपका। मतलब अमेरिका ने दुनिया के लिए एक जादुई एटीएम बना लिया। वो सिर्फ कागज प्रिंट करते हैं और दुनिया उन्हें असली तेल और सामान देती है। लेकिन क्या सऊदी अरब जैसी ताकत ने इतनी आसानी से इस व्यवस्था को मान लिया? हाँ, क्योंकि उनके लिए अपनी सत्ता बचाना और मिलिट्री सुरक्षा पाना सबसे जरूरी था। और इस पूरी साइकिल को पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहते हैं। पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग? जी। जब पूरी दुनिया को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए ही चाहिए, तो डॉलर की डिमांड कभी गिरेगी ही नहीं। राइट। एक अर्थशास्त्री हैं बैरी आइचनग्रीन। वो इस सिस्टम को एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज यानी एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार कहते हैं। बिल्कुल, ये तो किसी भी देश के लिए एक सपने जैसा है। हाँ, इस व्यवस्था के कारण अमेरिका बिना कोई रियल टेंजिबल चीज प्रोड्यूस किए बस रिजर्व करेंसी होने की वजह से हर साल 100 से 150 बिलियन डॉलर का फायदा उठाता है। वाओ! वो उधार लेता है और उन्हीं डॉलर्स में चुका देता है जो वो खुद प्रिंट कर सकता है। दुनिया की कोई और इकोनॉमी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि तेल उत्पादक देश सिर्फ इस सिस्टम के मोहताज बनकर नहीं बैठे थे, वो भी अपना गेम खेल रहे थे। सही कहा। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि 1974 की इस डील से पहले ही उन्होंने अपना खुद का एक पावर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था। 1960 में ही ओपेक का गठन हो चुका था। हाँ, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और ये ट्रांजिशन समझना बहुत जरूरी है। 1960 से पहले का क्या सीन था? 1960 से पहले ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पश्चिमी देशों की 7 बड़ी ऑयल कंपनीज का कब्जा था, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता था। अच्छा, वो तेल निकालने से लेकर बेचने तक सब कंट्रोल करती थी और मुनाफे का 80% हिस्सा खुद रख लेती थी। 80%? ये तो सीधा सीधा शोषण था। बिल्कुल। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने रियलाइज किया कि उनका शोषण हो रहा है। ओपेक बनाने का मकसद यही था कि उन पश्चिमी कंपनियों से कंट्रोल वापस लिया जाए। और इस ग्रुप में सऊदी अरब की ताकत का अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगाइए। कौन सा आंकड़ा? सऊदी अरामको, जो उनकी स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है, उसने 2022 में 161 बिलियन डॉलर का नेट प्रॉफिट कमाया था। बाप रे! हाँ, ये एप्पल और गूगल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के कुल मुनाफे को मिला देना तो भी उससे ज्यादा है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला नंबर है। राइट? ओपेक पूरी दुनिया की आर्थिक नसों को पकड़ कर बैठा है और सऊदी अरब उसमें स्विंग प्रोड्यूसर का काम करता है। स्विंग प्रोड्यूसर मतलब जब चाहें आगे से नल का खोल दो तो कीमतें गिर जाएंगी, नल का बंद कर दो तो कीमतें आसमान छूने लगेंगी। बिल्कुल। और इस ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन हमने 2014 से 2016 के बीच देखा, जब ओपेक और अमेरिका के बीच सीधा प्राइस वॉर शुरू हो गया था। हाँ, हुआ ये था कि अमेरिका में नई टेक्नोलॉजी आई जिसे फ्रैकिंग कहते हैं, और वहां शेल ऑयल रेवोल्यूशन शुरू हो गया। ओके। देखते ही देखते अमेरिका तेल इंपोर्ट करने वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बनने की तरफ बढ़ गया। ओपेक के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था। उनका मार्केट शेयर कम हो रहा होगा। बिल्कुल। तो सऊदी अरब ने इस कंपटीशन को क्रश करने का फैसला किया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया कि मार्केट तेल से भर गया। जो तेल $100 प्रति बैरल बिक रहा था, वो गिरकर सीधा $30 पे आ गया। और यहाँ आकर कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। इस स्ट्रैटेजी के पीछे एक बहुत ही रूथलेस लॉजिक था। वो क्या? शेल ऑयल निकालना एक बेहद महंगा प्रोसेस है। जमीन के अंदर हाई प्रेशर से पानी और सैंड इंजेक्ट करनी पड़ती है। एक बैरल शेल ऑयल निकालने की कॉस्ट करीब $40 से $50 आती है। और सऊदी में? सऊदी अरब के रेगिस्तान में तेल निकालना इतना आसान है कि वहां प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ $3 से $10 आती है। वाओ, इतना बड़ा डिफरेंस। हाँ, तो सऊदी का प्लान ये था कि अगर कीमतें लंबे समय तक $40 से नीचे रहें तो अमेरिकन शेल कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। ये तो किसी हाई स्टेक्स पोकर गेम जैसा हो गया ना, जहां एक खिलाड़ी ने पूरे कसीनो को ही दांव पर लगा दिया। लेकिन इस खेल में असली बॉस कौन साबित हुआ? शॉर्ट टर्म में तो उनका ये दांव चला। 200 से ज्यादा अमेरिकन तेल कंपनियां दिवालिया हो गई, करीब 1 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गईं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पोकर गेम ओपेक पर ही भारी पड़ा। अमेरिकन कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजी में इतना सुधार कर लिया कि वो कम प्राइस पर भी सरवाइव करना सीख गईं। और उल्टा सऊदी को नुकसान हुआ। बिल्कुल। इस प्राइस वॉर की वजह से सऊदी अरब को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए करीब $250 बिलियन अपने रिजर्व से निकालने पड़े। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक फ्रंट की बात, जहां प्राइस वॉर्स आम बात है।
हाँ, लेकिन यहाँ पर हमें एक पॉज लेना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस इन्वेस्टिगेटिव सोर्स को एनालाइज कर रहे हैं वो आगे कुछ ऐसे दावे करता है जो बेहद संगीन है। राइट। और मैं यहाँ सुनने वालों के लिए एक चीज बहुत क्लियर कर दूं। जी बिल्कुल। हम यहाँ किसी भी तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पुश नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इन जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों पर कोई जजमेंट दे रहे हैं। सही बात है। हम सिर्फ उस हिस्टोरिकल टाइमलाइन को रिपोर्ट कर रहे हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है। बिल्कुल। और उस टाइमलाइन के हिसाब से जो देश इस पेट्रो डॉलर सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनकी कीमत बहुत खूनी होती है। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इस लेंस से हिस्ट्री देखते हैं तो पैटर्न बहुत डरावना लगता है। इराक का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, इराक का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। 1980 के दशक में सद्दाम हुसैन अमेरिका का दुश्मन नहीं था, बल्कि एक सहयोगी था। अच्छा। हाँ, जब ईरान इराक वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने ही सद्दाम को इंटेलिजेंस और हथियार दिए थे। लेकिन रिलेशन तब खराब हुए जब उसने 1990 में कुवैत पर हमला किया। लेकिन हमारी डॉक्यूमेंट्री बताती है कि बात सिर्फ कुवैत तक सीमित नहीं थी। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया साल 2000 में। क्या हुआ था तब? सद्दाम हुसैन ने ऐलान कर दिया कि इराक अब अपना तेल अमेरिकन डॉलर में नहीं बेचेगा। उसने स्विच करके पेमेंट यूरो में लेना शुरू कर दिया। वाह, ये तो सीधा डॉलर को चैलेंज था। बिल्कुल। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। 2000 से लेकर 2003 के बीच इराक ने करीब 26 बिलियन डॉलर की वैल्यू का तेल यूरो करेंसी में बेचा। और फिर 2003 में अमेरिका और इसके साथियों ने इराक पर हमला कर दिया। राइट। कारण दिया गया कि सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और अल कायदा से लिंक है। लेकिन एक सेकंड, तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। हाँ, बताइए। क्या सच में कोई सुपर पावर सिर्फ इसलिए $2 ट्रिलियन का युद्ध लड़ेगी और लाखों जानें दांव पर लगाएगी क्योंकि एक अकेले देश ने करेंसी बदल दी? ये थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसी फीलिंग देता है। आपका स्केप्टिसिज्म बिल्कुल वैलिड है। जब इतने बड़े स्केल पर वॉर होती है तो कोई एक सिंगल कारण नहीं होता। वही तो। लेकिन आर्थिक एंगल को इग्नोर करना भी एक बड़ी भूल होगी। उन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का क्या हुआ? वो तो कभी मिले ही नहीं। हाँ, ये बात तो सच है। लेकिन उस वॉर की कॉस्ट देखिए, $2 ट्रिलियन खर्च हुए और 2 लाख से ज्यादा इराकी नागरिक मारे गए। यहाँ पर एलन ग्रीनस्पैन का कोट देखना जरूरी है। एलन ग्रीनस्पैन, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे। जी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, मुझे दुख है कि राजनीतिक रूप से ये मानना असुविधाजनक है, जो सब जानते हैं इराक युद्ध मुख्यतः तेल के बारे में है। वाओ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और एक सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि 2003 में हमले के बाद जब सब लूटा जा रहा था तो यूएस मिलिट्री ने जिस सबसे पहली बिल्डिंग को सुरक्षित किया वो ऑयल मिनिस्ट्री थी। और फिर? और उसके तुरंत बाद तेल की बिक्री वापस यूरो से बदलकर डॉलर में कर दी गई। ये क्रोनोलॉजी वाकई बहुत डिस्टर्बिंग है। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। लीबिया और मोहम्मद गद्दाफी की स्टोरी इस पैटर्न को और भी डार्क बना देती है। लीबिया का केस तो मैंने भी पढ़ा है। गद्दाफी का शासन तानाशाह था, लेकिन इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो उनके 42 साल के राज में लीबिया की प्रति व्यक्ति आय $60 से बढ़कर $14,000 हो गई थी। बिल्कुल, वहाँ फ्री एजुकेशन थी, हेल्थ केयर था। लेकिन 2009 के आसपास गद्दाफी ने एक ऐसी लाइन क्रॉस की जिसने वेस्टर्न पावर्स की नींद उड़ा दी। वो अफ्रीकन गोल्ड दिनार वाला प्रपोजल। हाँ, उसने अफ्रीकन गोल्ड दिनार का कंसेप्ट प्रपोज किया। 143 टन सोने के बैकअप के साथ एक नई करेंसी। और इसका प्लान था कि अफ्रीकी देश अपना तेल और रिसोर्सेज डॉलर के बजाय इस गोल्ड दिनार में बेचें। राइट। अगर पूरा एक कॉन्टिनेंट डॉलर का इस्तेमाल बंद कर देता तो अमेरिका का वो विशेषाधिकार पूरी तरह हिल जाता, डॉलर की डिमांड गिर जाती। और इस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इसका सीधा लिंक 2011 के नाटो इंटरवेंशन से है। बिल्कुल, फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने उन हमलों को लीड किया था और डॉक्यूमेंट्री दावा करती है कि सरकोजी ने खुद अपने इलेक्शन के लिए गद्दाफी से $50 मिलियन लिए थे। और फिर उसी पर हमला करवा दिया। हाँ, और हिलरी क्लिंटन का वो मशहूर वीडियो तो है ही जहां वो हंसते हुए कहती हैं, वी केम, वी सॉ, ही डाइड। लेकिन इस ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का परिणाम क्या हुआ? लीबिया बर्बाद हो गया पूरी तरह। वहां सिविल वॉर शुरू हो गया, गुलामों के बाजार लगने लगे और वो 143 टन सोना और लीबिया का $67 बिलियन का वेल्थ फंड रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें तो लीक्ड ईमेल्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वेस्टर्न देश उस गोल्ड बैक्ड करेंसी को लेकर डरे हुए थे। हाँ, तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है
कि जैसे ही सद्दाम ने यूरो अपनाया या गद्दाफी ने गोल्ड दिनार की बात की, उन पर हमला हो गया। डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से तो यही पैटर्न उभर कर आता है कि जब भी कोई डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देता है तो अचानक मानव अधिकारों की बातें शुरू हो जाती हैं, जो आखिर में मिलिट्री एक्शन पर खत्म होती हैं। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो हमने क्या सीखा? हमने ये समझा कि ब्लैक गोल्ड सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जिसने रॉकफेलर से लेकर पेट्रो डॉलर तक ग्लोबल पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया है। बिल्कुल। डॉलर की ताकत सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी से नहीं, बल्कि सऊदी अरब की रेत और इराक, लीबिया की खूनी जंगों से भी जुड़ी है। और ये जानकारी सुनने वालों के लिए बहुत प्रासंगिक है। वो कैसे? जब भी कोई अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है या डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी का मूल्य देखता है, तो वो दरअसल 1974 में बने एक वैश्विक और अदृश्य सिस्टम का हिस्सा बन रहा होता है। वाओ! मतलब ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की इकोनॉमी का आधार है। बिल्कुल। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर अमेरिकी डॉलर और ग्लोबल पावर का पूरा ढांचा सिर्फ इस बात पर टिका है कि तेल डॉलर में बिकता है, तो सोचिए जब भविष्य में दुनिया पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुड़ जाएगी। एग्जैक्टली। जब तेल की अहमियत ही खत्म हो जाएगी, तब इस पेट्रो डॉलर सिस्टम का क्या होगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या तेल का अंत एक सुपर पावर के अंत की शुरुआत होगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।